नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज दिन है रविवार का, किसी एक खबर का विश्लेषण का। और जाहिर सी बात, हम इस पूरे हफ्ते जिस खबर पे बात करते रहे वो मोस्टली मेनली सेंटर ऑफ द न्यूज राहुल गांधी थे। राहुल गांधी की यात्रा थी, जो एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि यात्रा तो कल खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी एक उसका ऑफिशियल समापन होना बाकी है, जो कल होगा पटना में। अब इस यात्रा के दौरान एक चीज मुझे समझ में आई। एक राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जाती है जो बहुत लोग कहते हैं, मैं कभी नहीं कहता था उस बात का, क्योंकि मुझे लगता था वो कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है या यूं लगेगा जैसे चाटुकारिता की जा रही। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो मैंने देखा, और इससे पहले जब मैं भारत जोड़ो यात्रा को देखता हूं, मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को नहीं इसमें शामिल करा, ये बिहार की यात्रा और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, जब मैं ये दोनों देखता हूं और उसके बाद राहुल गांधी का 11 साल का राजनीतिक सफर देखता हूं, 11 साल का, 20 साल का नहीं, तब यकायक मुझे भी अब सही में ये बात महसूस होने लगी है कि राहुल गांधी होना आसान नहीं है। जी हाँ, ये शब्द मैंने अभी तक नहीं बोले थे, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि सही में राहुल गांधी होना आसान नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई वो बहुत बड़े घर के बेटे हैं, बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, नहीं। जितनी ऑकवर्ड सिचुएशन जिसको कहते हैं ना, जितने आपके विरोध की जो है वो संभावना है, या विरोध जितना राहुल गांधी का हुआ, या जितनी नेगेटिव चीजें उनके खिलाफ हुई, और जिस तरह से संगठनात्मक तरीके से उन्हें डिफेम किया गया, उनके परिवार को डिफेम किया गया, और आज भी 2014 से लेके आज भी उनके हर कदम पर जिस तरह से मुसीबतें और खड़ी करने की कोशिश की जाती है, उन्हें गिराने की कोशिश की जाती है, उस सब के बावजूद वो इंसान न सिर्फ मुस्कुरा रहा है, बल्कि रोज नित नए आयाम गढ़ रहा है, और रोज नित नए तरीके से पूरे देश की राजनीति में अकेला शख्स बन गया है जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करता है। उनकी खुद की पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक नहीं करती। खुद की पार्टी भी, मैं प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, उनकी पार्टी के नेता भी सरकार को निशाना बनाते हैं, बीजेपी को निशाना बनाते हैं, संघ को निशाना बनाते हैं, पूरा ऑपोजिशन संघ और बीजेपी पर निशाना साधता है। लेकिन मोदी पर निशाना साधने वाला एक ही इंसान है, और वो है राहुल गांधी। इस चीज का नुकसान भी हुआ, उसके बावजूद वो अपने लक्ष्य से नहीं हटा, और आज जब इसमें वो कामयाब होता नजर आ रहा है तो जानबूझ के फिर से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, और जानबूझ के ये मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, राहुल गांधी मुद्दे अच्छे उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हैं या प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं, निजी आरोप लगाते हैं, वहां वो अपना पूरा गेम बिगाड़ देते हैं और पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ये बाकायदा एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नैरेटिव गढ़ने वाले ये भूल गए हैं कि अब आबो हवा बदल चुकी है। दरअसल जब वो ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी का तीर सही निशाने पर लग रहा है। आज के नरेंद्र मोदी और 1 साल पहले के नरेंद्र मोदी में दिन रात का फर्क है। 10 साल पहले के नरेंद्र मोदी में तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। इसलिए जब 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, नुकसान हुआ, नो डाउट, क्योंकि उस वक्त के नरेंद्र मोदी बहुत सशक्त थे, बहुत एक ऐसा बना रखा था नरेंद्र मोदी के आसपास कि उनसे बड़ा दुनिया में कोई नेता नहीं। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी चरम पर थी। आज के नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर नरेंद्र मोदी है। आज के नरेंद्र मोदी खुद गोदी मीडिया के चैनलों में, उनके सर्वे में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है। बेशक वो थोड़ी कम दिखाए, राहुल गांधी से अभी भी बहुत दूरी दिखाए, लेकिन
कुछ परसेंट तो दिखाई रहे कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है। तो इसलिए कमजोर वक्त में या जो कमजोर कड़ी है दुश्मन की, उसी वक्त तो वार किया जाता है। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी बनना आसान नहीं है। ये अपनी स्क्रीन पे देखिए, कौन सा नेता आपने इस देश की राजनीति में, इस दुनिया की राजनीति में देखा कि जिसे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है, और वो नेता वो विरोध करने वालों को पास बुलाकर उनसे बात करता है, उन्हें टॉफी देता है, उनका मुंह मीठा करवाता है। कोई नेता देखा ऐसा? और ये विरोध करने वालों की जरा हवाइयां देखिए कैसे उड़ी। जैसे ही राहुल गांधी ने अपने पास बुलाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, इन सब की हवा सरक जाती है। कौन सा नेता ऐसा है कि जिस बीजेपी के कार्यकर्ता लोग रोजाना गांधी परिवार के लिए गंदी गंदी बातें करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस देता है, उनसे हाथ मिलाता है, उन्हें अपना मुरीद बनाता है? किस नेता में ये देखा? लेकिन सवाल यह है कि जो बिहार यात्रा की है राहुल गांधी ने, इससे बिहार में बदलाव होगा ये तो तय है। जैसा मैंने कल के वीडियो में कहा था कि जो उन्होंने अखिलेश यादव, तेजस्वी ने और राहुल गांधी ने आखिरी दिन कहा ना कि अब की बार बिहार से बाहर, उसमें कामयाब हो सकते हैं, उसका एक रास्ता बना दिया है। हो सकते हैं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी 2 महीने का वक्त है, इसी रास्ते पे चले, इसी मिशन को लेके चले तो कामयाब हो जाएंगे। कहीं भटके तो फिर मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी 2 चीजें कहते आए। एक तो उन्होंने पूरे देश में एक नारा चस्पा कर दिया है, वोट चोर गद्दी चोर, जो कि राफेल के वक्त नहीं कर पाए थे। राफेल के वक्त में जैसे ही उन्होंने कहा चौकीदार चोर, तो पूरी बीजेपी मैं भी चौकीदार लिखने में कामयाब हो गई थी। आज किसी की हिम्मत हुई कि मैं भी वोट चोर नहीं हुई। गली मोहल्ले, चौक चौबारे पर, नाई की दुकान पे, चाय की टपरी पर वोट चोर डिस्कस हो रहा है। पहला तो ये। दूसरा, राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में एक बात और रोज कहना नहीं भूले कि ये जो महादेवपुरा वाला मामला था, ये तो अभी शुरुआत थी, पिक्चर तो अभी बाकी है। वो कहते हैं मैं तो अभी एटम बम फोड़ूंगा, महा एटम बम फोड़ूंगा। एटम बम तो उन्होंने पहले कहा था। अब सवाल पैदा होता है कि ये महा एटम बम जो फोड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी, ये क्या है, कहां के बारे में है? जाहिर सी बात है वोट चोरी का ही ये दिखाएंगे, लेकिन ऐसी कौन सी वोट चोरी है जो महादेवपुरा से भी बड़ा खुलासा कर सकती है या महाराष्ट्र से भी बड़ा खुलासा कर सकती है? तो इसकी एक झलक मिली, वो झलक जरा आप भी देखिए। हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे कि सिर्फ महादेवपुरा में चोरी नहीं हुई है, बनारस में। समझे? मुझे ऐसा लग रहा है राहुल गांधी बहुत जल्द प्रधानमंत्री की वाराणसी सीट को लेकर बहुत पुख्ता आंकड़ों के साथ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और अगर कहीं महादेवपुरा की तरह जानदार आंकड़े रख दिए जिसको कोई चैलेंज ना कर पाए, जिस पर सब हक्का बक्का रह जाएं, अगर वाराणसी के कुछ ऐसे आंकड़े आ गए तो मोदी जी पर वोट चोरी का आरोप जो चस्पा तो हो गया है, फिर उसका समझ लो एक तरह से टैटू बन जाएगा, इतनी बुरी तरह से चिपक जाएगा। क्योंकि आधे दिन तक गोदी मीडिया भी मोदी जी को मतगणना के दिन पीछे दिखा रही थी, और आधे दिन बाद अचानक से वो आगे हो जाते हैं और 4.5 लाख से 19 में जीतने वाले प्रधानमंत्री अचानक से 1.5 लाख की जीत दर्ज करते हैं। अब सोचिए, हम सब लोग, ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी हरियाणा के बारे में कुछ लाएंगे, हरियाणा में कैसे चुनाव हारे या और कुछ सीटों का लाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है राहुल गांधी सीधा बड़ा बम फोड़ना चाहते हैं, यानी सीधा वाराणसी के आंकड़े लेके आना चाहते हैं। इशारा मैंने आपको दिखाया था कि राहुल गांधी ने मना भी नहीं किया। वाराणसी के आंकड़ों में अगर थोड़ा बहुत भी झोल समझ में आया, क्योंकि देखिए 2 चीजें हो गई है।
जो महादेवपुरा का आंकड़ा राहुल गांधी ने रखा, पूरा सिस्टम लग गया राहुल गांधी के उन दावों को झूठा साबित करने में, फिर भी झूठा साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी को यह बात तो समझ में आ गई, उनकी टीम को यह बात समझ में आ गई होगी कि महादेवपुरा में अगर कुछ थोड़े बहुत अगर कुछ लूज लिंक भी थे, वाराणसी के मामले में वो लूज लिंक छोड़ने का वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां फुल प्रूफ टाइट सारी चीजें रखनी पड़ेगी, एक एक चीज को सैकड़ों बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पर जब सवाल उठेगा प्रधानमंत्री के चुनाव पर, फिर तो पूरा सिस्टम राहुल गांधी को झूठ साबित करने में लग जाएगा, जिसमें गोदी मीडिया, चुनाव आयोग, बीजेपी, संघ, उनके बाकी सहयोगी, सब कुछ लगेगा, यूपी का प्रशासन, सब कुछ लगेगा। इसलिए वहां कोई भी लूपहोल छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अजय राय की तो ड्यूटी है ही, साथ में कांग्रेस के बहुत कुछ चेहरे अभी इस पे काम कर रहे हैं और टीम बड़ी है, बड़ी टीम काम कर रही है। इसलिए वाराणसी वाला एटम बम आपको जल्द देखने को मिल सकता है, और बाकी दूसरे तो हैं ही, हरियाणा या महाराष्ट्र या लोकसभा के और सीटें वो तो हैं ही, उनका तो आएगा ही आएगा, लेकिन असली बम उस दिन फूटेगा जिस दिन वाराणसी की बात होगी। और ऐसा नहीं है कि ये संभावना सिर्फ मुझे नजर आ रही कि भाई मेरे को स्पेशल इंट्यूशन, बहुत से लोगों को ये इंट्यूशन है, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग सरकार, इंक्लूडिंग मोदी जी, सबको ये मालूम है। इसलिए आप देखिए मोदी जी को बचाने की कवायतें कैसे शुरू हो गई है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा ना कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश शुरू हो गई कि जब जब राहुल गांधी मोदी जी पर सीधा प्रहार करते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अभी वोट चोर मोदी, गद्दी छोड़ किसके लिए कह रहे हैं राहुल गांधी? मोदी जी के लिए ना। ठीक उसी दौरान, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, आज तक इंडिया टुडे एक सर्वे लेके आता है बीच में, मूड ऑफ द नेशन जिसको वो नाम देते हैं। पॉपुलैरिटी में मोदी आज भी राहुल गांधी से डबल है। पॉपुलर मुख्यमंत्रियों में कांग्रेस का एक भी नहीं, वर्स्ट में कांग्रेस का मुख्यमंत्री, हिमाचल का मुख्यमंत्री वर्स्ट में शामिल हो जाते हैं। राहुल गांधी की लीडर ऑफ अपोजिशन पे परफॉर्मेंस बढ़ी है, अच्छी हुई है, लेकिन फिर हर बात को घूम फिर के पूरा पैनल, खास करके जो मूड ऑफ द नेशन करने वाले सी वोटर साहब हैं, देशमुख जी, यही कह रहे थे कि जब जब राहुल गांधी मोदी जी पर सीधा हमला करते हैं, अपनी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, उनको नुकसान होता है। मैं इस बार यशवंत देशमुख की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं। अरे भाई, जब तक आप राजा पर निशाना नहीं साधोगे या सेनापति पर निशाना नहीं साधोगे तो आप जंग जीतोगे कैसे? सिपाहियों को मार के, गिरा के, जो मर्जी कर लीजिए, गिरफ्तार करके जंग नहीं जीती जाती। जब तक उस जंग का सबसे बड़ा सिपाही या सेनापति या राजा निशाने पर नहीं आता, तब तक आप जीत नहीं सकते। ये कब तक इंतजार की राजनीति चलेगी? एक तो ये मीडिया का खेल शुरू हो गया, दूसरा इसी मीडिया के खेल का हिस्सा प्रशांत किशोर, जो यात्रा की वो कह रहे हैं कामयाबी दिखावा है, लोगों से ज्यादा झंडे होते हैं। मैंने कल के वीडियो में दिखा भी दिया कि मुझे विजुअल देख लीजिए जरा, प्रशांत किशोर को भिजवा दीजिए, वो एक अलग सिस्टम चल रहा है। तीसरा, अचानक से मोहन भागवत भी कहते हैं कि मैं ये किसी से नहीं कहूंगा कि 75 पे रिटायर हो, ना मैं रिटायर होऊंगा ना किसी और को रिटायर होने के लिए कहूंगा। क्यों मोहन भागवत को ये कहना पड़ा? मोहन भागवत से पहले मोहन भागवत के ये कहने की जमीन किसने तैयार की? 15 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री ने, जब प्रधानमंत्री को भी लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करनी पड़ी, वहां से भागवत को मनाया गया और भागवत के मुंह से ये कहलाया जा रहा है कि 75 साल में किसी के रिटायर होने की जरूरत नहीं है, मैं भी रहूंगा और एक तरह से कहे मोदी जी भी रहेंगे। मतलब कि
ये शक था कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने माहौल देश में बना दिया है और उसके बाद और अभी राहुल गांधी कुछ बड़ा बम फोड़ेंगे, मोदी जी पर प्रेशर बनेगा, रिटायर होइए, जगह छोड़िए। भागवत से ये बैटिंग कराई गई है और ये भी कहलाया जा रहा है कि हमारा कोई लेना देना पार्टी के कार्यक्रमों से नहीं होता। खैर वो सब अलग चीज है। अब भागवत जी कैसी कैसी बातें कर गए हैं, आप सोचो खुद ही। कह रहे 3 बच्चे पैदा करने चाहिए हैं, खैर वो अलग चीज है। लेकिन यहां पर उमा भारती का ये बयान देखना भी जरूरी है, जहां उमा भारती कह रही है कि जब लोग वोटर तय कर लेता है तब वोट चोरी नहीं कर सकता। हालांकि इन्होंने जो है वो कहा, संदेश राहुल गांधी को भी देने की कोशिश की, राहुल गांधी को समझना चाहिए। लेकिन ये जो बात कह गई, बात में 16 आने सच्चाई है। और वोटर तय कब करेगा? जब वोटर को तय करवाया जाएगा, वोटर को विश्वास दिलाया जाएगा कि जहां आप वोट दे रहे हैं वो आपका वोट चोरी हो रहा है। उस चोरी से बचाने के लिए देखिए, आप अपने घर में या पड़ोस में कहीं भी चोरी होती है, आप सिक्योरिटी सिस्टम तो टाइट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। घर में भी ताले वाले लगा देते हैं, ग्रिल विल सब कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करते हैं? आसपास में जागरूकता बढ़ाते हैं। कहीं घर से जाते हैं तो अपने आस पड़ोस को बोल के जाते हैं ना कि मैं जा रहा हूं, मेरे घर पे जरा नजर रखिएगा। अगर आपकी सोसाइटी में चोरी हो रही है, आपके पड़ोस में चोरी हो रही है, तो आप सबको कहते हैं कि जागरूक रहिए, अपने जो है खिड़की दरवाजे बंद रखिए, नजर रखिए कौन आ रहा है, को जागरूक करने की कोशिश करते हैं ना। वही चीज राहुल गांधी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इससे बचने के लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। यही मकसद था। इसी में राहुल गांधी कहीं ना कहीं कुछ तो कामयाबी हासिल कर ही रहे हैं ना। अब वो तो बिहार के जब आंकड़े आएंगे, कितने कामयाब हुए कितने नहीं, वो तो तब पता लगेगा। लेकिन अभी ये तो तय है ना कि कुछ तो कामयाबी मिल रही है, वरना उनकी यात्रा में इतनी भीड़ क्यों आती? और वो कामयाब हो रहे हैं, उसका सबूत है कि एक कांग्रेस के मंच से या कांग्रेस के एक नेता ने जो मंच सेट किया था, जहां राहुल गांधी को ना जाना था, ना राहुल गांधी गए, ना राहुल गांधी रुके, उनके रूट पे आता था, वहां से एक कोई छुटभैया आदमी प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहता है, उसको च्युइंगम की तरह खींच के बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी। गृह मंत्री अमित शाह भी उस पर बयान देते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी वोट चोर का जो नारा मोदी जी को दे रहे हैं, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोला, उसको डिनाई नहीं किया। लेकिन गाली वाले मुद्दे पर वो बोले, तो इसका मतलब वोट चोर का मुद्दा पक गया है, ये वो भी मान गए हैं। उसका असर हो रहा है, उसका सबूत है कि बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के ऑफिस पर हमला किया, तोड़फोड़ की। दिल्ली में सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाना चाहते, 300 सांसद, चुने हुए सांसद, उन्हें रोक दिया जाता है पुलिस की तरफ से, प्रशासन पूरा रोक देता है उन्हें। लेकिन पटना में एक पार्टी के ऑफिस पर हमला होता है, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने देखते हैं। मतलब कहीं तो चोट लगी है, कहीं तो जख्म छिला है, इसीलिए खुली छूट दी है आपने। अब इस गाली वाले सिस्टम में गोदी मीडिया ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। लेकिन पहली बार, मैं कह रहा हूं पहली बार, मुझे ऐसा लगा कि राजीव शुक्ला के चैनल ने एक सही बात पे सही स्टैंड लिया है। पहली बार राजीव शुक्ला के चैनल ने गाली के मुद्दे पर सही में जो जर्नलिज्म होना चाहिए वो स्टैंड लिया। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? चुनावी रैली से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने कही? क्या यह गाली नहीं है? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी लाठी डंडे लेकर बीजेपी के दफ्तर पहुंच गई थी? संवैधानिक पद पर बैठा शख्स जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो सब चुप, और एक पिकअप ड्राइवर अपने मुंह से गाली निकाल जाए
तो लाठी डंडे चलने लगे। इसे क्या कहेंगे? चलिए, कहीं तो राजीव शुक्ला के चैनल ने अपना धर्म निभाया, अपना फर्ज निभाया। हम कभी नहीं कहते कि राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता हैं तो उनके चैनल को कांग्रेस का गुणगान करना चाहिए, नहीं, कोई नहीं कहता। लेकिन असली पत्रकारिता तो करनी चाहिए ना। ये तो कर ही सकते हैं ना कांग्रेस नेता के चैनल। इतनी उम्मीद तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। अजय राय जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उस दिन से वाराणसी में डटे हुए। अजय राय राहुल गांधी की यात्रा में नहीं दिखाई दिए, मुझे तो नहीं दिखाई दिए, शायद दिखाई भी दिए होंगे तो थोड़े नहीं दिखाई दिए। ना वो दिल्ली में दिखाई दे रहे, वो कहीं तो उत्तर प्रदेश में ही है। उन्हीं की देखरेख में मुझे लग रहा है कि वाराणसी के आंकड़ों की छटाई चल रही है। और जिस दिलेरी से अजय राय आए दिन बयान दे रहे हैं कि मोदी जी यहां पर चोरी से चुनाव जीते हैं और अगली बार वो वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लग तो रहा है कि अजय राय के हाथ या उनकी जो कांग्रेस की टीम है, राहुल गांधी की टीम, उनके हाथ कुछ लगा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना कि अभी बीजेपी के नेता उछल बहुत रहे हैं, बहुत जल्द उनकी उछल कूद मैं बंद कर दूंगा। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। खैर, फिलहाल ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, ज्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैं इसको यहीं विराम देता हूं। कल यात्रा का एक तरह से समापन है, कल इस यात्रा पे फिर और बात करेंगे। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें, आपकी मर्जी है, शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में तो आपकी राय बेहद ज़रूरी है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ये तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।